जय हिंद साथियों। आज मैं आपके समक्ष आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का अपना पहला प्रश्न है, श्रावकाचार किस कवि की रचना है? श्रावकाचार दोस्तों देवसेन की रचना है। देवसेन की रचना श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना माना जाता है। इस रचना का रचनाकाल 933 ईस्वी बताया गया है। दोहा कोश, अगला प्रश्न है अपना, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता सरहपा है, जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं या जिनको हिंदी का पहला कवि माना गया है। अगला प्रश्न है अपना, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास दोस्तों शालिभद्र सूरी की रचना है। शालिभद्र सूरी एक जैन कवि थे। परमात्मा प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? परमात्मा प्रकाश और योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता जोइंदू थे, जो अपभ्रंश के कवि हैं। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिरीश्वर ठाकुर है। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में लिखी गई है। इसे मैथिली भाषा का विश्वकोश या मैथिली भाषा का शब्दकोश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आज का अपना, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? भाषा सर्वेक्षण दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द लोलित्यतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? दोस्तों यह ग्रंथ जो हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है या हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाता है, यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और इसके रचयिता गार्सा द तासित हैं। अगला प्रश्न है अपना, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन थे? पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है और इसके रचयिता कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। अगला प्रश्न है अपना, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। दोस्तों जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया था वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, लेकिन हिंदी भाषा में जो पहला ग्रंथ लिखा गया वह किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने, और उस ग्रंथ का क्या नाम था? शिव सिंह सरोज। तो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज, जिसका रचनाकाल सन 1883 ईस्वी है। अगला प्रश्न है आज का अपना, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। अगला प्रश्न है अपना, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं, अर्थात सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को स्वीकार किया गया है। लेकिन सरहपा को सबसे पहले हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? तो सबसे पहले राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना था। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता दोस्तों हेमचंद्र सूरी है। मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? दोस्तों पिछली क्लासों में मैंने बताया है कि मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसके प्रथम 3 भाग सन 1913 में प्रकाशित हुए थे। चौथा और अंतिम भाग सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी? अर्थात संधि काल एवं चारण काल कहने वाले विद्वान कौन थे? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम संधि काल और चारण काल रखा। अगला प्रश्न है, आसगु कवि की रचना है। यहाँ पर आसुग लिखा हुआ है, इसे आप आसगु पढ़े, आसुग नहीं थे। सही क्या है? आसगु कवि की रचना है। तो चंद्रबाला रास, जिसे चंदन बाला रास भी कहा जाता है, यह इनकी आसगु कवि की रचना है। इसमें सिर्फ 35 छंद हैं। कितने छंद हैं? 35 छंद है। यह छोटी सी एक कृति है या रचना है, छोटी सी कृति जिसमें 35 छंदों का लघु काव्य इसे माना जाता है। अगला प्रश्न है,
पौमचर्यों के रचयिता है। पौमचर्यों के रचयिता कौन है? स्वयंभू, जिसमें श्री राम की कथा का वृत्तांत इसमें बताया गया है। अर्थात पौमचर्यों में श्री राम के चरित्र का विवरण दिया गया है। स्वयंभू किसके कवि थे? किस भाषा के कवि थे? अपभ्रंश भाषा के कवि थे। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, जिनका ग्रंथ कौन सा है? पौमचर्यु। पौमचर्यु में श्री राम के चरित्र का बखान या श्री राम के चरित्र का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो शब्दानुशासन के रचनाकार हेमचंद्र है। अगला प्रश्न है, पाहुड़ा दोहा किसकी रचना है? तो दोस्तों पाहुड़ा दोहा अपभ्रंश भाषा की रचना है और जिसके रचयिता कौन है? राम सिंह, अर्थात राम सिंह अपभ्रंश के कवि थे। अगला प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम किस कवि की रचना है? तो प्राकृत पेंगलम जिसमें जो लक्ष्मीधर की रचना मानी जाती है और जिसमें जय मयंक जस चंद्रिका और जय चंद्र प्रकाश का विवरण इस कृति में मिलता है। अर्थात प्राकृत पेंगलम में जय मयंक जस चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश का वृत्तांत इस कृति में दिया गया है। अगला प्रश्न है, नए कुमार चरियों के रचनाकार हैं। नए कुमार चरियों के रचनाकार कौन है दोस्तों? पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? मधुकर कवि, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? प्राकृत पेंगलम में मिलता है, जिसके रचयिता कौन थे? लक्ष्मीधर। अर्थात जय मयंक जस चंद्रिका जो ग्रंथ है वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका विवरण हमें प्राकृत पेंगलम जो लक्ष्मीधर की रचना है उसमें मिलता है। उपदेश रसायन के रचनाकार हैं। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? जो जैन कवि थे जिनदत्त सूरि, अर्थात जिनदत्त सूरि किसके रचनाकार हैं? उपदेश रसायन के रचनाकार हैं। आज का अपना अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता है। तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता सोमप्रभु सूरि थे। सोमप्रभु सूरि भी कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया है। आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा? तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक कौन है? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांस्कृत्यायन ने। अगला प्रश्न है अपना, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे, जिन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो उन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला था हिंदी की बोलियां, उसमें भी यह प्रश्न मैंने बताया था। इस प्रश्न के बारे में मैंने पूछा था। तो पश्चिमी हिंदी का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली या कोरवी का संबंध किस उपभाषा से? खड़ी बोली जिसे कोरवी भी कहा जाता है, कोरवी इसका दूसरा नाम है, यह पश्चिमी हिंदी उपभाषा से संबंध रखती है। अर्थात खड़ी बोली या कोरवी बोली का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। अगला प्रश्न है, अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? तो अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? पूर्वी हिंदी से। अर्थात पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यहाँ पर टीक पश्चिमी हिंदी किया हुआ है, पहले किसने किया था? यहाँ पर पश्चिमी हिंदी नहीं है, यहाँ पर क्या है? पूर्वी हिंदी है। अर्थात अवधी बोली का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? यह प्रश्न कल ही मैंने आपसे पूछा था कि खड़ी बोली का उद्भव शोरसेनी के उत्तरी रूप से हुआ है। अर्थात खड़ी बोली का उद्भव किससे हुआ है? किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? कल ही मैंने बताया था इसके बारे में कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी कौन सी है? पूर्वी हिंदी, तीसरी कौन सी है? राजस्थानी, चौथी कौन सी है? पहाड़ी। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पहली पश्चिमी हिंदी, दूसरी
पूर्वी हिंदी, तीसरी पहाड़ी, चौथी राजस्थानी और एक और बच गई है, वह मुझे अभी याद नहीं आ रही है। अगला प्रश्न है हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? लगभग 17, अर्थात हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां मानी गई हैं। अगला प्रश्न है अपना, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी जो क्या है, हिंदी की उपभाषा है और जिसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, जो कौन कौन सी हैं? पहली कौन सी है? खड़ी बोली या कोरवी। दूसरी कौन सी है? ब्रज। तीसरी कौन सी है? बुंदेली। चौथी कौन सी है? कन्नौजी। और पांचवी कौन सी है? हरियाणवी। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 5 बोलियां आती है। अगला प्रश्न है आज का अपना, भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली आजमगढ़ में बोली जाती है। हिंदी भाषा की सर्वाधिक बोली बोलने वाले कौन से लोग हैं? भोजपुरी लोग हैं, अर्थात हिंदी भाषा की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी है। भोजपुरी बोलने वाले हिंदी के सर्वाधिक लोग हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली का बोली क्षेत्र है। तो मैथिली का बोली क्षेत्र कहाँ है? मुंगेर, बिहार। अगला प्रश्न है अपना, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? तो इन सभी विद्वानों या साहित्यकारों का बोली का जो क्षेत्र है वह कौन सा है? भोजपुरी है। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? तो भाषा विज्ञान में साथियों आपको पता है, कल ही मैंने बताया था कि पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी को ही भाषा विज्ञान में स्थान दिया गया है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत तो 5 बोलियां आती हैं और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत सिर्फ 3 बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी। तो कल ही मैंने बताया था कि कल 2 दिन का जो पहले का वीडियो था, 2 दिन से पहले का जो वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? 8 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? तो अपभ्रंश में ड और ड ये दोनों व्यंजन नहीं थे। इन दोनों का विकास आदिकालीन हिंदी से प्रारंभ होता है या आदिकालीन हिंदी में इन दोनों वर्णों का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक। यह प्रश्न पुनरावृत्त हुआ है, रिपीट हुआ है। इसके आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को कुछ संशोधित करके उस आदिकाल का नाम क्या कर दिया? वीरकाल कर दिया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। तो हिंदी साहित्य का पहली बार काल विभाजन किसने किया था? आपको विदित है या पहले से ही पता है? मैंने वीडियो में बताया भी है कि हिंदी साहित्य का पहली बार काल विभाजन करने